नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग भूकंप पार्ट 2 को देखने वाले हैं। बेहतर समझने के लिए पार्ट 1 आपको देखना जरूरी है। अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो मैं बतलाने वाला हूं, यहीं से पूछे जा रहे हैं। पार्ट 1 आपका भूकंप के पार्ट 1 आपका इंट्रोडक्शन था, कंसेप्ट था, जो आपको देखना समझना जरूरी है। लेकिन जो वर्तमान समय में प्रश्न पूछे जाते हैं, भूकंप के विश्व वितरण से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल आइकन की घंटी को दबा दे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भूकंप पार्ट 2। पूरे संसार को भूकंप के वितरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट को प्रशांत महासागरीय पेटी। इसमें आपको 2 मैप दिख रहे होंगे। एक फर्स्ट मैप जो आप वर्ल्ड मैप में, एटलस में, ग्लोब में आप जो मैप देखते हैं वो इस तरह के मैप देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारा गोल है और इसी को यदि हम आपस में मिला देते हैं तो इस तरह के मानचित्र बनते हैं, इस तरह के मैप बनते हैं। सपोज मान लेते हैं कि मैप है, मानचित्र है, क्योंकि हम लोग एटलस में इसी तरह से मानचित्र देखते हैं। तो इस मानचित्र को इस तरह से मोड़ दिया जाए, इस तरह से आपको घुमावदार बना दिया जाए, गोलाकार बना दिया जाए, तो एक दूसरे के आपस में सट जाते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पे है। आपको वर्ल्ड का मानचित्र, वर्ल्ड इस तरह के हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग पेपर पर हम लोग इस तरह के देखते हैं। तो आपस में ये जुड़े हुए हैं। और हम आपको बता दें कि प्रशांत महासागर में जो भूकंप आते हैं प्लेटों के अभिसरण के कारण आते हैं। हम आपको पिछला वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, ये पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे। प्रशांत महासागर में जो भूकंप आते हैं प्लेटों के अभिसरण के कारण, तो प्लेटों के अभिसरण के कारण प्रशांत महासागर में भूकंप आते हैं। अभिसरण का अर्थ हुआ एक प्लेट दूसरे प्लेट से जुड़ना, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टक्कर लेना। तो पूछे जाते हैं कि प्रशांत महासागर के जो भूकंप हैं, प्रशांत महासागर के जो भूकंप हैं वो किसके कारण आते हैं? प्लेटों के टकराने के कारण, एक दूसरे के हटने के कारण, एक दूसरे के समानांतर चलने के कारण। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि प्लेटों के अभिसरण के कारण, प्लेटों के टकराने के कारण प्रशांत महासागर में भूकंप आते हैं। तो महासागरीय प्लेट आपस में मिलते हैं। प्लेट क्या है, पिछला वीडियो में हम क्लियर किए हैं। 2 महासागरीय प्लेट आपस में मिलते हैं, आपस में टकराते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है। विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप जो आते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में ही आते हैं। ठीक है, 2 प्लेटों के टकराने से। और इसको हम कह सकते हैं प्लेटों के अभिसरण और प्लेटों के टक्कर के कारण, प्लेटों के टक्कर के कारण विश्व के सर्वाधिक भूकंप यही आते हैं। यदि कभी कभी प्रतिशत पूछा जाए तो आप प्रतिशत याद रखेंगे कि सर्वाधिक विश्व के सर्वाधिक भूकंप यहीं पे आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं। आपको क्षेत्र बता रहे हैं कौन कौन से जगह में आते हैं। इसके अलावा प्रतिशत पूछा जाएगा तो 63%, 63% भूकंप इसी जोन में आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 महासागरीय प्लेट आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा भयानक भूकंप आते हैं। अब देखिए, ये एक तरह के सर्कल के रूप में बन रहा है। यह जो क्षेत्र है एक तरह के सर्कल के रूप में बन रहे हैं, इस सर्कल के रूप में बन रहा है, इसलिए इसको रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में सालों भर प्रतिदिन भूकंप आते रहते हैं, प्रतिदिन 2, 4, 6 भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। क्योंकि यह जो क्षेत्र है आपस में 2 प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, जिसके कारण प्रतिदिन यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और इस गोलाकार आकृति को हम लोग रिंग ऑफ द फायर कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि रिंग ऑफ द फायर किस पेटी को कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे रिंग ऑफ द फायर प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। तो इसे आप लिख लेंगे रिंग ऑफ द फायर, रिंग ऑफ द फायर यानी आग के गोला, आग के गोला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ हर समय भूकंप आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में ये भूकंप आते हैं। ये जो क्षेत्र है, कभी कभी पार्टिकुलर नाम वो पूछ दिया जाता है आपको। यह जो प्रायद्वीप है, यह जो प्रायद्वीप है, आप यहाँ देखिए, यहाँ से आइए, यहाँ से स्पष्ट समझिए। इसको कमचटका प्रायद्वीप बोलते हैं, इसको कमचटका प्रायद्वीप बोला जाता है।
तो उत्तर में कमचटका प्रायद्वीप से होते हुए इसके नीचे थोड़ा सा आइएगा तो ये जापान है। आप थोड़ा सा कमचटका प्रायद्वीप के नीचे आइएगा तो जापान है। जापान के बाद आप इधर आ जाइए, इंडोनेशिया फिलीपींस, आपका जो है इंडोनेशिया फिलीपींस क्षेत्र हो गए। इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस बाली जो क्षेत्र हो जाते हैं। इसके बाद आपका न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र हो जाता है, इस क्षेत्र में आपका इस तरफ में ज्यादा भूकंप आते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कौन कौन सा क्षेत्र है। आपका एक कमचटका, उत्तर में कमचटका प्रायद्वीप से स्टार्ट होता है, आपका जापान आ जाता है। जापान के बाद आपका चीन के कुछ क्षेत्र इधर आ जाते हैं, रूस का भी क्षेत्र आते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया आपका आते हैं, बाली द्वीप आ जाता है। इसके बाद आपका न्यूजीलैंड द्वीप आते हैं। इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में ज्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि आपका रिंग ऑफ द फायर के रेंज में आता है। ठीक, दक्षिणी अमेरिका के आप इस तरफ देखेंगे तो एंडीज, जितने एंडीज जो क्षेत्र है, एंडीज क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप वाले क्षेत्र आते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रशांत महासागरीय पेटी में पड़ता है। इस तरफ भी आप यहाँ आ जाइएगा, मैक्सिको के जो खाड़ी है, मैक्सिको प्रायद्वीप है, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। आपका जो अलास्का प्रायद्वीप है, अलास्का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा भूकंप आते रहते हैं। तो आपने इस रिंग ऑफ द फायर को देखा, आपने प्रशांत महासागरीय पेटी को देखा, जो भूकंप वितरण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे देखते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। दूसरा जो भूकंप का जो क्षेत्र आता है वह मध्य महाद्वीपीय पेटी के नाम से जाना जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, दूसरा जो भूकंप का जो क्षेत्र है उसको हम लोग मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह महाद्वीप के मध्य भागों से गुजर रहा है, महाद्वीप के बीचों बीच भागों से गुजर रहा है, इसलिए हम इसको मध्य महाद्वीपीय पेटी के नाम से जानते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी इस तरह के आपको आते हैं, इस तरह के जो हिमालय को छूते हुए, म्यांमार, थाईलैंड को छूते हुए आपका ये जो क्षेत्र है रिंग ऑफ द फायर में मिल जाता है। ठीक है, आपका यूरोपीय क्षेत्र से जो स्टार्ट होता है, इटली वगैरह से जो स्टार्ट होता है, जर्मनी वगैरह से जो स्टार्ट होता है, इटली जर्मनी का जो क्षेत्र है उनसे होते हुए आपको आ जाते हैं एशिया। एशिया के जो क्षेत्र है, भारत के जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र से होते हुए म्यांमार जो हो गया, म्यांमार आपका थाईलैंड हो गया, लाओस कंबोडिया क्षेत्र से होते हुए आपका रिंग ऑफ द फायर में मिल जाता है। यह जो है पेटी महाद्वीप के मध्य भाग में आता है और इस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करते हैं, जिसके कारण यह भी बहुत ही विनाशकारी माना जाता है, यह भी बहुत ही खतरनाक जोन माने जाते हैं। तो इसमें यदि पूछा जाएगा तो द्वितीय स्थान है, विश्व वितरण में इसका दूसरा स्थान है, विश्व वितरण में भूकंप का दूसरा स्थान है। और प्रतिशत पूछा जाएगा तो 21%, विश्व के 21% भूकंप यहीं से आते हैं। भूकंप का क्षेत्र पूछा जाएगा, भूकंप का क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी में तो कौन कौन आते हैं, तो आप याद रखिए यूरोप के अलास्का पर्वत से लेकर, यूरोप के अलास्का पर्वत से लेकर हिमालय तक, हिमालय म्यांमार होते हुए आपका जो भारत का जो क्षेत्र आ जाता है का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान क्षेत्र जो आते हैं इसी क्षेत्र में आते हैं। और यह आगे चल के थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया होते हुए आपको रिंग ऑफ द फायर में मिल जाता है। यह जो पेटी है, ये जो देख रहे हैं आपको हिंद महासागरीय जो पेटी है और आपका यूरोपियन जो पेटी है। हिंद महासागरीय पेटी और यूरोपियन पेटी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। यह जो पेटी है यह एक दूसरे के ऊपर इस तरह से धक्का लगा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर धक्का लगा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई अभी भी बढ़ रहा है, तो ऊंचाई बढ़ने का यही रीजन है कि यह जो क्षेत्र है, इस तरफ का जो प्लेट है, हिंद महासागरीय जो प्लेट है, इसके ऊपर धक्का लगा रहे हैं यूरोपीय प्लेट के ऊपर। तो जब धक्का लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, आपस में टक्कर रहे हैं, ये आपस में बलन के काम कर रहे हैं, ये फोल्डेड का काम कर रहे हैं और पर्वतों का जो ऊंचाई है लगातार बढ़ते रहा है। इसलिए भविष्य में जो हिमालय की ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है, वो बढ़ते ही रहेगा और इसका डाटा चेंज होते ही रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा पेटी का नाम लेते हैं। तीसरा पेटी आप लिखेंगे, तीसरा जो भूकंप पेटी है उस पेटी का नाम है मध्य अटलांटिक पेटी।
तीसरा भूकंप के पेटी का नाम है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी, तो अटलांटिक महासागर कहाँ है? आप देखिएगा कि यह जो क्षेत्र है अटलांटिक क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है आपका अटलांटिक का क्षेत्र है और इसकी आकृति एस आकृति का है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आप देखिएगा यह जो क्षेत्र है एक दूसरे के प्लेट हट रहे हैं। आप इस तरह के आकृति विश्व मानचित्र में आप देखेंगे तो ऐसे आप देखेंगे तो इसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट से हट रहा है। तो हम पिछला वीडियो में आपको जिक्र किए थे कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर हटेगा तब कौन सी स्थिति होगी, कौन सा सिचुएशन होगा। जो महासागरीय जो पेटी एक दूसरे से हट रहे थे वहाँ बहुत सारे भूकंप उत्पन्न हो रहे थे, बहुत सारे ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे थे और साथ साथ में आपको भूकंप के तो झटके महसूस होंगे ही, बहुत सारे कटक बन रहे थे, बहुत सारे रिज बन रहे थे, बहुत सारे आपका सागरीय कटक बन रहे थे, बहुत सारे सागरीय पठार सागरीय कटक बन रहे थे। आपको हम पिछला वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो यही है अटलांटिक पेटी। और अटलांटिक क्षेत्र में जो पूरे अटलांटिक क्षेत्र में भूकंप आता है और एक दूसरे प्लेट को दूर हटने के कारण, जिसको प्लेटों के अपसरण बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में हम लोग प्लेटों के अपसरण, प्लेटों के अपसरण के कारण, प्लेटों के अपसरण के कारण यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के हट रहे हैं, प्लेटों के अपसरण के कारण अटलांटिक क्षेत्र में अटलांटिक पेटी में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। और इसमें जो बड़े बड़े जो खाई हैं, बड़े बड़े जो ट्रेंच हैं, इसी के कारण बनते हैं। आपको पिछले वीडियो में हम क्लियर किए हैं। और यह जो है यहाँ सामान्यतः कम भूकंप आते हैं। इन जो दोनों पेटी हैं, दोनों पेटियों की अपेक्षा यहाँ पर भूकंप आते हैं लेकिन कम आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने विश्व के भूकंप के वितरण को देखा, कहाँ कहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, कहाँ कम आते हैं। इसी तरह से आपको भारत का भी क्षेत्र है, भारत से भी प्रश्न आते हैं कि भारत के भूकंप कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कम आते हैं। उसका जोन पूछा जाता है आपको और कभी कभी राज्य के भी नाम पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए, मेनली आपको भारत में भूकंप को 5 जोन में बांटा गया है। भारत के भूकंप को 5 जोन में बांटा गया है। भारत के भूकंप को 5 जोन में बांटा गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ये जोन बांटा गया है। लेकिन इसका मेनली आपको नाम पूछ दिया जाता है। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 जो है, तो जोन 1 के मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा भूकंप आएंगे जोन 1 में। जोन 1 के मतलब है कि जोन 1 में भूकंप बहुत कम आएंगे। सबसे ज्यादा आपका भूकंप जोन 5 में आता है। इसके बाद आपको धीरे धीरे कम होते जाते हैं जोन 5 से। जो जैसे ही जोन 5 से जोन 4 में 3 में 2 में जाएंगे तो भूकंप कम होते जाता है। अब जोन 1 में भूकंप बिल्कुल नहीं आते हैं, न के बराबर आते हैं, बहुत कम आते हैं। इसलिए जोन 1 को जोन 2 में ही शामिल कर दिया गया। जोन 1 को जोन 2 में ही एक ही में मर्ज कर दिया गया। 1 और 2 को एक ही में मर्ज कर दिया गया, जोन 2 बना दिया गया। तो कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है। भारतीय मौसम, इसको लिख लीजिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भूकंप को कितने जोन में बांटा गया है, भूकंप को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार भूकंप को, पूरे भारत को 4 भागों में, 4 जोन में भूकंप को बांटा गया है, क्योंकि जोन 1 को अब मर्ज कर दिया गया है। पुराने पूछा जाएगा तो 5 जोन में बांटा गया है, लेकिन पूछा जाएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है।
जोन 5 से हम स्टार्ट करते हैं, जोन 5 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप एक डिजिटल मानचित्र देख रहे होंगे, इसमें आपको भूकंप, भारत के भूकंप जोन को दर्शाया गया है। लाल वाला जो देख रहे हैं कि रेड रेड जो एरिया होगा, अब रेड रेड जो देख रहे हैं वह भूकंप जोन 5 में आता है। गुलाबी कलर का जो एरिया आप देख रहे हैं वो भूकंप 4 में, जोन में 4 में आता है। पीला वाला जो देख रहे हैं, कहीं कहीं पीले वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, वह आपका भूकंप जोन 3 में आता है। और हरा वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं वह भूकंप जोन 2 में आता है, 2 में आता है। और भूकंप जोन भारत के 1 को समाप्त कर दिया गया है। अब हम एक एक करके देखते हैं। तो भूकंप जोन 5 से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भूकंप जोन 5 यानी लाल वाला जो एरिया देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है, आप इस एरिया में भी देख रहे होंगे, गुजरात वाला एरिया में जो देख रहे हैं वो भूकंप जोन 5 में आता है। तो इसका हम मेनली पार्टिकुलर एक एक नाम को देख लेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में आप नोट भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के ऊपरी क्षेत्र में आपका भूकंप जोन आता है। हिमाचल प्रदेश देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश जो है वह जोन 5 में आता है। इसके बाद आप उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र को देख रहे होंगे, उत्तराखंड के जो क्षेत्र देख रहे हैं वो भूकंप 5 जोन में आता है। इसके बाद आप इस तरफ देखिएगा, इस गुजरात वाला जो क्षेत्र देखिएगा, कच्छ के रण जो क्षेत्र होते हैं, कच्छ के रण, गुजरात के कच्छ का रण, कच्छ के जो रण है, कच्छ के रण क्षेत्र जो है उसमें भी भूकंप जोन 5 में आता है। और यहाँ विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि उत्तरी बिहार, जो आपको नेपाल से सटा हुआ जो क्षेत्र है, नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार में, उत्तरी बिहार में भी आपका भूकंप जोन 5 में आता है। इसके अलावा आप इस तरफ नीचे आ जाएंगे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अब रेड रेड जो देख रहे हैं, लाल लाल जो देख रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आपका भूकंप जोन 5 में आता है। तो ये मेनली आप इतना चीज को, मेनली आप इतने स्टेट को नाम याद रखेंगे भूकंप जोन 5 में। अब हम आते हैं भूकंप जोन 4 में। अब जोन 4 में आते हैं, जो आपको हल्का गुलाबी कलर का जो दिख रहा है मानचित्र, हल्का गुलाबी कलर का जो मानचित्र दिख रहे हैं आपको, डिजिटल मानचित्र जो दिख रहे हैं, वो भूकंप जोन 4 में आता है। इसमें देखिएगा कि जम्मू कश्मीर के जो निचली क्षेत्र जो है, जम्मू कश्मीर के जो निचला जो एरिया है, कुछ जो एरिया है जम्मू कश्मीर के भी एरिया आते हैं भूकंप जोन 4 में। 5 में तो आते ही हैं, इसके अलावा 4 में भी आपका आता है। इसके साथ साथ आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ आता है, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते हैं आपको जोन 4 में। इसके अलावा आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा, ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं आपका, वो दिल्ली एनसीआर के नाम से, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के अलावा जो उसके जो पास आस पड़ोस का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र भी भूकंप जोन 4 में आपका आता है, दिल्ली एनसीआर। तो याद रखेंगे कि दिल्ली एनसीआर भूकंप जोन कौन सा क्षेत्र में आता है, तो भूकंप जोन 4 में आता है, दिल्ली एनसीआर। इसके अलावा सिक्किम का जो क्षेत्र है, आप देख रहे हैं, सिक्किम का जो एरिया है वो भी भूकंप जोन 4 में आता है। तो आप सिक्किम को भी लिख सकते हैं, सिक्किम को भी याद कीजिएगा, याद रखिएगा, सिक्किम भूकंप जोन 4 में आते हैं। इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश जो आते हैं, यूपी का जो क्षेत्र है वो भूकंप जोन 4 में आता है। तो वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है वो भूकंप 4 में आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र जो आते हैं वो भूकंप 4 में आते हैं। तो फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के निचली एरिया, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर, पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो भूकंप जोन 4 में आता है। सिक्किम का जो है भूकंप जोन 4 में, यूपी भूकंप जोन 4 में, वेस्ट बंगाल भूकंप जोन 4 में, और महाराष्ट्र भूकंप जोन 4 में। आप मानचित्र को भी देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको 1-2 बार समझिएगा, समझ में आ जाएंगे। अब हम आते हैं भूकंप जोन 3 में। भूकंप जोन 3 में कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं आपका भूकंप जोन 3 में। तो भूकंप मेनली आपका भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5 में ज्यादातर भूकंप आते हैं। ज्यादातर जो भूकंप होते हैं वो खतरनाक होते हैं, जान माल के ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। भूकंप जोन 3 वाले जो एरिया है वह सेफ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
तो उसके हम एक दो इम्पोर्टेंट नाम को हम देख लेते हैं, स्टेट को हम देख लेते हैं कि कौन कौन भूकंप जोन 3 में आते हैं। आप दक्षिणी एरिया में जो आइएगा, देखिएगा दक्षिणी भारत में जो आएंगे आप, वो केरल का जो क्षेत्र आप देखिएगा, केरल के जो क्षेत्र है, केरल का जो क्षेत्र है वो भूकंप जोन 3 में आते हैं। इसके अलावा आप गोवा में आ जाइए, गोवा में भूकंप जोन 3 में आते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु आप इस तरह देखेंगे, तमिलनाडु आपका भूकंप जोन 3 में आता है। इसके अलावा आप आ जाइए कर्नाटक में, आ जाइए कर्नाटक में तो भूकंप जोन 3 में आता है। इसके बाद आप ऊपर जैसे ही आएंगे उड़ीसा में भूकंप जोन 3 में आते हैं। इसके अलावा झारखंड में आपका भूकंप जोन 3 में आता है। तो मेनली आप दक्षिण भारत का जो क्षेत्र देख रहे हैं। इसके बाद आप मध्य भारत के पूर्वी जो क्षेत्र हैं उसको आप देख लीजिए, उड़ीसा हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गए, वो सभी के सभी भूकंप जोन 3 में आते हैं, जो सेफ जोन में आते हैं। बहुत ज़्यादा हानिकारक भूकंप यहाँ नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं भूकंप जोन 2 को देखते हैं। जोन 2 को देखते हैं तो बाकी जो क्षेत्र जो आप हरे वाले जो देख रहे हैं क्षेत्र, वो भूकंप जोन 2 में आते हैं, नहीं के बराबर आते हैं। बहुत कम झटके यहाँ भूकंप आते भी हैं तो बहुत कम झटके महसूस किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अब तक भारत के विनाशकारी भूकंप, भारत में अब तक के विनाशकारी जो भूकंप है उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। 1934 के बिहार का भूकंप, 2001 के भुज का भूकंप और 2004 के सुनामी, ये अब तक के सबसे विनाशकारी भूकंप रहे हैं, सबसे खतरनाक भूकंप रहे हैं। आपको एक एक करके हम बताते हैं। देखिए 1934 के बिहार भूकंप, जो नेपाल के जो क्षेत्र था, नेपाल से सटा हुआ जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में आपको भूकंप आया था। मेनली यह भूकंप जो था नेपाल में आया था, इसका एपिसेंटर नेपाल में था, लेकिन ये उत्तरी बिहार में ये भूकंप ज्यादा तबाही मचाया था। और 1934 के जो भूकंप था, जनवरी का महीना था, दोपहर का समय था, लोग अपने काम में व्यस्त थे। लोग अपने पशुओं को खिलाने के लिए नाद में पानी डाले हुए थे, नाद में चारा डाल रहे थे। लोगों का कहना है कि नाद से चारा ऊपर उछलकर बाहर निकल गया था और जितने पानी था वो सब बाहर निकल गया था और जमीन जो था लहरा रहा था 6 से 12 फीट। उस समय लोगों का जो कहना है कि जमीन जो था कि 6 से 12 फीट तक उछल रहा था। जगह जगह पर दरारें फट गए थे, रोड फट गया था, आपको पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गया था। 1934 के बिहार भूकंप आने से बिहार में पीने वाला पानी बहुत ज्यादा बदलाव हो गया, पानी पीने की बहुत ज्यादा कमी हो गया था। इसमें लगभग 15 से 20 हजार लोग मारे गए थे, इतना यह भयानक भूकंप था। अब देखते हैं 2001 का भूकंप। तो 2001 का भूकंप आपका 26 जनवरी 2001 का समय था। भारत के 91वें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। सुबह लगभग में 8:46 का समय था। बहुत सारे जगहों पर झंडोत्तोलन कार्य किया जा रहा था। यह जो था रिक्टर पैमाने पर 7.7 था। यह जो भूकंप रिक्टर पैमाने पर 7.7 रिकॉर्ड किया गया और यह लगभग में 2 मिनट भूकंप चला। बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे विद्यालय में, बहुत सारे स्कूलों में झंडोत्तोलन चल रहा था। तब तक यह जो था भुज में, यह जो क्षेत्र है भुज में, गुजरात के जो भुज क्षेत्र है और भुज वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा भूकंप आया। यह जो भूकंप है लगभग 20,000 लोगों को मौत के मुंह में ले गया। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहां पर राष्ट्रगान चल रहा था, राष्ट्रगान कंप्लीट भी नहीं हुआ, झंडोत्तोलन कंप्लीट भी नहीं हुआ और वहां के शिक्षक बच्चे सभी के सभी बिल्डिंगों में दब गए। इतना भयावह भूकंप था कि रूह कांप जाएगा। आप इस भूकंप के बारे में पढ़िएगा, सुनिएगा। तो इसके बाद हम तीसरा देखते हैं 2004 के सुनामी भूकंप। आपको यह मेनली हिंद महासागर में भूकंप आया था। सुनामी जब भी आता है तो समुद्र में ही आता है। 26 दिसंबर 2004 का समय था। लोग क्रिसमस में जुटे हुए थे। लगभग यह 13 देशों में तबाही, आपको सुनामी जो है लगभग 13 देशों में तबाही मचाया। अकेले आपको इंडोनेशिया में लगभग में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी, अकेले इंडोनेशिया में। और पूरे हम सुनामी की बात करें तो 2 से 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। भारत में भी इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला था। जो समुद्री जो एरिया है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तबाही मचाया था, बहुत ज्यादा लोगों की जान माल की नुकसान हुई थी। तो आपने देखा कि भूकंप के विश्व वितरण को देखा, भारत के
भारत में भूकंप वितरण को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।